brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र 7.5 दशक देख चुका है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा संसद भवन, और उसी संसद से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी से यमुना निकलती है। यमुना नदी को धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है, मगर दिल्ली में यमुना नदी खुद सालों से मृत अवस्था में है। नदियों के जिस स्वरूप की कल्पना हम आग बंद करके करते हैं, वैसा दिल्ली की यमुना में कुछ भी नहीं। दिल्ली की यमुना में कोई लहर नहीं दिखती, बस इसके बरक्स एक सियासत की लकीर दिखती है जो सालों से बहती आ रही है, चलती आ रही है। एक बार फिर से यमुना दिल्ली की राजनीति के केंद्र में है। हम इतिहास में नहीं जाएंगे, ना ही सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को सुलझाएंगे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, किन किन शहरों और राज्यों से गुजरती है। हम आज पूरी बात दिल्ली को केंद्र में रखकर ही करेंगे, जो राजधानी है देश की। अगर आप कभी दिल्ली आए हों या फिर समाचारों से राब्ता रखते हों तो दिल्ली में यमुना का हाल जानते होंगे। देखते सब हैं मगर बोलता कोई नहीं है। इतनी ही जहमत उठाते हैं कि पास से निकलते वक्त अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। जिनके घर यमुना के पास हैं वो भूल चुके हैं कि दुर्गंध क्या होती है, क्योंकि यमुना से साल भर दुर्गंध उठती रहती है। जब किसी को तकलीफ नहीं तो याद भी क्यों ही आएगी। हाँ, जब छठ का महापर्व आता है तब हर किसी को यमुना की याद आने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यमुना सबको बुलाने लगती हैं। सबको मतलब श्रद्धालु नहीं, नेतागण। 28 अक्टूबर यानी आज से नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिन चलने वाले त्योहार में नदी किनारे जाकर पूजा की जाती है। दिल्ली में भी पूर्वांचल से बहुत से लोग रहते हैं, तो उनके लिए इकलौता विकल्प वो यमुना ही है, जिनके आंचल में पानी से ज्यादा कीचड़ भरा हुआ है। ऐसे में ये वक्त आस्था के नाम पर राजनीति के लिए सबसे मुफीद होता है। तो इस कड़ी में पहला वीडियो वेस्ट दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा का आया। पहले उससे आप देख लीजिए। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम। 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए। मार रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में, और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? दिल्ली में बहस के दौरान एक वाक्य का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, भ्राताश्री आप जानते नहीं हैं कि मेरे पिताश्री कौन है। इस वाक्य का जितना वजन होगा, ठसक भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब सांसद जी को ही लीजिए, वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत भाजपा नेता साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अक्सर उसी तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जैसा अभी अभी आपने सुना। आज दोपहर में वो दिल्ली के ओखला बराज के पास पहुंचे, जहां यमुना में बने झाग को कम करने के लिए केमिकल का छिड़काव चल रहा था। तू तेरे को बकवास कर रहा है जैसी बातें प्रवेश वर्मा ने जिस अधिकारी से की, वो दिल्ली जल बोर्ड के क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर संजय शर्मा है। सांसद जी की बातचीत आपने सुनी और लहजा भी आपने देखा होगा। जवाब में डायरेक्टर साहब ने सफाई दी, लेकिन प्रवेश वर्मा सुनने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद एक वीडियो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी जारी किया गया, उसे भी आप देखिए। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता सर? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं यही आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो सर, आज आप आए हो सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। सुनिए सर, मैं इसलिए बात अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चल? नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चल? हम चाह रहे हैं कि यमुना जी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे। हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए, हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से केमिकल मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा। भाई केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ होगा? ये केमिकल खतरनाक ये है। कौन सा केमिकल आपको पता है? हाँ पता है, कौन सा इससे झाग खत्म हो गया, लेकिन ये इसके कौन सा लिए तो केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पे नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पे नहीं आ आपको रहा पता है नहीं क्या? केमिकल आप बता दो ना कौन सा है। आपको पता है कौन सा केमिकल है? से आया हो सर्टिफाइड, क्योंकि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये स्थानीय पूर्वांचली लोगों ने यहाँ पे प्रवेश वर्मा को जवाब दे दिया। हालांकि बाद में पूरे मामले पर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि अब सारा विवाद किस बात पर है,
पहला ये कि दिल्ली में हर साल यमुना नदी में खतरनाक झाग देखने को मिलता है। दूसरा ये कि उस झाग को कम करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो सही है। इससे जुड़ा एक कागज दिल्ली सरकार की तरफ से जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने शेयर किया। बताया गया कि यमुना की सफाई की बैठक के तीसरे बिंदु पर केमिकल छिड़काव के बारे में आदेश दिया गया है। लिखा है स्प्रेइंग ऑफ एंटी सर्फेक्टेंट स्प्रे डाउजिंग बाय डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड। इस एंटी सर्फेक्टेंट स्प्रे के बारे में ही सांसद प्रवेश वर्मा ये दावा कर रहे थे कि वो जहरीला केमिकल है। उनके लहजे पर सवाल हुआ तो उन्होंने सफाई भी पेश की, सुनिए। कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, दिल्ली के मंत्री बात करने को तैयार नहीं है, तो हमें अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। अगर अधिकारी भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। मैं कैसे कोई अगर दिल्ली की जनता को जहर दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को गंदा पानी दे रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अधिकारी से अगर कोई गंदे तरीके से बात भी करनी पड़े, मैं वो जनता के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर के लिए नहीं कर रहा, मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहा। मैं दिल्ली की जनता को अपना परिवार समझता हूँ, मैं उनके लिए बात कर रहा था। सफाई के लहजे और उस वक्त के लहजे में फ़र्क है जब पहला वीडियो आया था। मगर सवाल अब भी यही है कि जिस केमिकल का छिड़काव यमुना नदी पर हो रहा था वो जहरीला है या नहीं। इस पर अधिकारी और केजरीवाल सरकार की अपनी दलील है। वो कह रहे हैं कि जिस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की तरफ से अप्रूव किया गया, जो केंद्र सरकार के अधीन है। सुनिए। ये झाग आपने देखा, वहां पे कोई छठ पूजा का आयोजन नहीं होता। वो झाग भी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं वो वहां आकर गिरता है, और वो पार्ट भी यूपी इरिगेशन का है। तो उस पर अब फ्यूमिकेशन कराया जा रहा है। उसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जहरीला फ्यूमिकेशन है। मैं कहता नमामि गंगे में यही इसको बताया गया है कि ये केमिकल्स डाला जाएगा, और कहा गया ये केमिकल्स जहरीला नहीं है और पानी को खराब नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो फ्यूमिकेशन खराब है तो केंद्र सरकार को बंद करा देना चाहिए। कोई दिल्ली सरकार ने तो इजाद नहीं किया ना इस फ्यूमिकेशन का। तो मुझे लगता है दोनों बातें हैं। बीजेपी र्यूमर और प्रोपेगेंडा में इस तरह से व्यस्त हो गई है कि आज छठ पूजा का आयोजन लोग ठीक से कर पाए, उसके साथ भी खिलवाड़ करके तमाम तरह की कंफ्यूजन फैला रहा है, जिसका आम आदमी पार्टी का टेक यही है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी इसी केमिकल का इस्तेमाल होता है। हमने जानकारी जुटाई तो पता लगा झाग कम करने के लिए जिस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है उसे सिलिकॉन डिफोमर कहते हैं। दिल्ली सरकार दावा करती है कि ये लोगों के लिए हानिकारक नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है। मगर पूरी सच्चाई क्या है, सिलिकॉन डिफोमर कैसे बनता है, जो लोग दिल्ली की यमुना में उतरकर पूजा कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, क्या उन्हें कोई नुकसान हो सकता है? सुनिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं। देखिए, पहली बात तो सिलिकॉन डिफोमर इट्स अ केमिकल एक्चुअली, एंड जो इसकी जो प्रोडक्ट मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली दैट इट शुड नॉट बी पुट इन वाटर बॉडीज। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि कैसे डाला गया। ऊपर से अगर आप उसका देखेंगे रिकॉर्ड जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इट कैन कॉज आई इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, एंड इनफैक्ट एक देयर इज अ टेस्टिंग कॉल्ड LD50। LD मींस लीथल डोज, मतलब व्हाट इज द लीथल डोज फॉर द स्किन। उसमें लिखा हुआ है कि टेस्टिंग उन्होंने की नहीं है। तो किस बेसिस पे ये कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। मे बी द गवर्नमेंट विल टेल अस अबाउट दिस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप पुट दिस केमिकल इन द वाटर, वो केवल फोम को कम कर देगा, इट विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। So I think that without a human testing model, I think this should not be done. And जो उसके insert में लिखा हुआ है with eye defects, skin problems, so I think probably we should know कि ये डाला क्यों गया and is it really indicate for this? As a skin specialist आप बताइए कि इसमें क्या क्या अगर हाथ चला जाता है या पानी में लोग वो करते हैं पूजा अर्चना यार, तो क्या क्या दिक्कतें त्वचा पे आ सकती हैं? देखिए, उसमें उसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि cause irritation, स्किन इरिटेशन हो सकती है इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। नाउ कोई बंदा पूजा करेगा तो ऑफ कोर्स 20 मिनट तो वहीं रहेगा पानी के अंदर, सो इट कैन कॉज स्किन इरिटेशन, रेडनेस, खुजली हो सकती है। इफ इट गोज इनटू द आई, कैन कॉज डैमेज टू द आई। सो बिल्कुल, सो आई थिंक, एंड इसमें मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जो उसका मैनुअल है, व्हाट मैनुअल आई हैव सीन, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ये केमिकल गोज इनटू अ वाटर बॉडी, इट शुड बी इन्फॉर्म टू अथॉरिटीज इन US। बट ये तो डाल रहे हैं वाटर बॉडी में है। सो आई थिंक मे बी somebody should ask कि ये what is the philosophy or... सुना आपने, दिल्ली के RML अस्पताल के डॉक्टर कबीर सरधना का साफ कहना है कि ये केमिकल इंसानों के लिए हानिकारक है, इसका छिड़काव पानी में नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में यमुना के किनारे सब्जियां भी उगाई जाती हैं जिससे वो लोग भी खाते हैं जो छठ मनाने नदी में नहीं जाएंगे। ऐसे में उनका भी नुकसान संभव है।
जबकि केजरीवाल सरकार इन नियमों और परमिशन की दुहाई देती है, बात केंद्र सरकार की तरफ ढकेल देती है। दरअसल कहानी यह है कि हर साल छठ के वक्त सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स वायरल होती हैं जिनमें झाग के बीच दिल्ली के लोग छठ मनाते देखे जाते हैं। केजरीवाल सरकार की कोशिश है कि इस बार वैसी तस्वीरें न दिखें। केमिकल के छिड़काव से हो सकता है कि झाग को छिपाया जा सके, लेकिन दुर्गंध देती यमुना तो खुली आंखों से देखी जा सकती है। वो वक्त आप कैसे भूल सकते हैं जब केजरीवाल राजनीति में नए नए थे, पॉलिटिकल डिसरप्टर के तौर पर उभरे। लोगों को लगा कि ये जो कह रहे हैं वो कर भी देंगे। केजरीवाल खुद यमुना के घाटों का दौरा करते थे। यमुना की गंदगी को चुनावी मुद्दा भी बनाया उन्होंने। 2015 में पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे। जा चुका है टाइम। केजरीवाल को भी सुनिए और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया को भी। दोनों ही बयान 7 साल पहले यानी साल 2015 के हैं। हमारे दिल्ली से एक बहुत ही अच्छी नदी बहती है यमुना, लेकिन आज वो बिल्कुल नाला बन गई है। और मुझे बताया गया है कि दुनिया के अंदर कई नदियां हैं जिनको, थेम्स का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जर्मन से अभी जर्मन एम्बेसडर केम विद हिज होल टीम एंड दे टोल्ड कि जर्मनी के अंदर उन्होंने नदी पूरी साफ कर दी है। सो अगर यमुना को साफ करने के लिए नंबर 1, नंबर 2, यमुना का पानी गर्मियों में रेनी सीजन में इतना पानी उसमें जमा होता है कि बाढ़ आने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। उस पानी को हम स्टोर नहीं कर सकते क्या किसी तरह से? कैन वी स्टोर दैट वाटर सो दैट व्हेन वी नीड दैट वाटर तो उसको नीचे रिचार्ज करें, उसको कहीं स्टोर करके रख लें, छोटी छोटी लेक्स बना दें यमुना के दोनों किनारों पे, दैट द रिवर बिकम्स ब्यूटिफुल एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज दैट वाटर सब्सिक्वेंटली। 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें। केजरीवाल यमुना के महत्व को समझाते हुए थेम्स का उदाहरण देते थे और मनीष सिसोदिया ने तो विधानसभा के भीतर कह दिया था कि 5 साल में यमुना को ऐसा बना देंगे कि लोग वहां पिकनिक मनाने जाएंगे। 5 नहीं 8 साल बीतने को हैं, यमुना की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ी ही नजर आती है। साफ था कि वादा पूरा नहीं हुआ। 2020 के चुनाव के बाद फिर से 5 साल मांगे गए। सुनिए 2021 का बयान, केजरीवाल ने तब क्या कहा था। चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। पहले साल में कुछ भी ठोस नहीं हुआ। अगर 5 साल को पूरा होने में अब करीब 2 साल का वक्त बाकी है। खैर, नेता पार्टी लाइन से मजबूर हैं बेचारे, और नेतागिरी की अपनी आदत से भी, इसलिए वो एक दूसरे के बारे में जो कहते हैं उससे सच्चाई का पता नहीं चलता। सारे रंगों और झंडों वाले नेताओं ने भारत की नदियों की सफाई को लेकर जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, उनका सच जानने के लिए दिल ललन टॉप ने बात की डॉक्टर राजेंद्र सिंह से। डॉक्टर सिंह वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। नदियों और तालाबों पर अपने काम के लिए दुनिया भर में नाम कमाया है। उनका नाम ही पड़ गया है पानी वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया। उनके काम के सम्मान में उन्हें मैग्सेसे अवार्ड और स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी नवाजा गया है। जब हमने उनसे संपर्क किया तब वो फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल रहे थे, लेकिन नदियों की बात थी तो उन्होंने वक्त निकाला और नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहा। नदियों की अविरलता और निर्मलता का जो सबसे जोरदार नारा देते हैं उस पार्टी का नाम है बीजेपी। लेकिन वो नारा देते हैं और काम नारे के विपरीत करते हैं। उन्होंने बहुत जोरों से कहा कि जब 2014 में उन्हें हमारी सरकार आएगी तो हम गंगा की अविरलता और निर्मलता दोनों सुनिश्चित करेंगे। उसके नाम पर बहुत पैसा भी खर्च किया। लेकिन माँ की जो बीमारी है, नदियों की जो बीमारी है, वो जल के प्रवाह की है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी माँ हृदय की रोगी है और उसको ये ब्यूटी पार्लर के यहाँ ले जाके उसके बाल ठीक करवा रहे हैं, उसका चेहरा थोड़ा ठीक ठाक करवा रहे हैं, तो उसके नाम पर ये हमेशा घाट बनवाते हैं। कहीं ऐसे फर्जी एसटीपी लगा देते हैं जो कभी नहीं चलते। तो जो पैसा है वो बड़ी कंपनियों की जेब में जाता है, चाहे तो घाट बनाने वाले
फ्रंट व्यू डेवलपमेंट का काम करने वाले, रिवर व्यू फ्रंट का नाम पर जो सबसे बड़ी काम हो रहा है, वो नदियों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो बल्कि नदियों को बांधने का काम है, वो नदियों की हत्या का काम है। मतलब कोई भी, अभी एक दिल्ली में एक पार्टी है जिसका नाम है आप है, अब वो बहुत बातें करती थी उस जमाने में जब वो अरविंद मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब वो यमुना की पदयात्रा कर रहे थे, हमारे साथ भी यमुना की यात्रा में, और यमुना की जमीन बचाने के लिए हमारे सत्याग्रह में काफी बार शामिल हुए। लेकिन हमें लगता था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कुछ अच्छा यमुना के लिए करेंगे और यमुना का प्रवाह बढ़ाएंगे, यमुना की जो गंदगी है उसको कम करेंगे। लेकिन इन्होंने भी बिल्कुल कुछ नहीं किया, केवल बातें की, बातों के अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके पहले जो पार्टी की सरकार थी कांग्रेस, उसने भी कुछ जितना गंभीरता से उन्हें काम करना चाहिए था उतना नहीं किया। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने भगीरथी नदी पर 3 प्रस्तावित बांधों का काम रुकवा दिया था। साथ ही गोमुख से उत्तरकाशी तक नदी के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। अब यहाँ नए बांध नहीं बन सकते। ये कदम स्वागत योग्य था, लेकिन मौजूदा सरकार ने घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घुमाने की बहुत कोशिश की और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है, इस पर डॉक्टर सिंह ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, जहां सरकार ने आओ नदी को जाने जैसी योजनाएं चलाई। 109 छोटी बड़ी नदियों को लेकर कार्यक्रम हुए और वहां लोगों को समझाया गया कि नदियों से उनका जीवन कैसे जुड़ा है। तो जहां सरकार ने सही सलाह पर अमल किया, वहां अच्छे काम भी हुए। चूंकि डॉक्टर सिंह ने कहा था कि सौंदर्यीकरण और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बस बना लेने से नदियां साफ नहीं हो पाएंगी, तो हमने उनसे पूछा कि फिर समाधान क्या है। सुनिए उनका जवाब। देखिए, बिल्कुल सरल समाधान है। गंगा और यमुना और जो हमारी भारत की नदियां हैं, उन नदियों को हमने गंदा किया है। तो हमने गंदा किया है तो हम कौन हैं? लोकतंत्र में सबसे बड़ा हम सरकार होते हैं। तो इस वक्त हमारे जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जितनी भी पंचायतें हैं, यही तो नदियों को गंदा करती हैं। पंचायतों का सारा गंदा पानी जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे आपकी दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सारे शहरों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गंदा नदियों में डालती है। भाई, सरकार तुम्हारी है तो तुम संस्थाओं को तो कम से कम नदियों में गंदा पानी डालने से रोक सकते हो ना। तो सबसे पहले सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो सरकारी संस्थान नदियों को गंदा कर रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराएं और उनको जिम्मेदारी ठहरा के नदियों को ठीक कराने का काम उनसे करवाएं। नंबर 1। नंबर 2, जो समाज है, जिस समाज के सिर पर हम हमेशा ये फोड़ते रहते हैं मटकी कि ये समाज गंदा कर रहा है, वो समाज भी तो आखिर स्वस्थ रहना जानता है ना। उसकी भी तो इच्छा है कि वो स्वस्थ रहे। तो समाज में एक नदियों के प्रति शिक्षण, एक विद्या का काम करने की जरूरत है, जिससे लोगों को ये पता चले कि यदि उनको स्वस्थ रहना है तो उनको अपनी नदियों को स्वस्थ रखना पड़ेगा। नदियां स्वस्थ रहेंगी तो फिर समाज भी उसके साथ स्वस्थ रहेगा। और तीसरी जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि नदियों को केवल तकनीक और इंजीनियरिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। नदियां भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सभ्यताओं के और संस्कृतियों के सारे पहलुओं के साथ जुड़ी है। इसलिए जहां एक तरफ हमारा सारा पैसा तकनीक और इंजीनियरिंग पर, एसटीपी वगैरह वगैरह पर खर्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें समाज को ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि वो इसको टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन करके उन जिम्मेदारियों से ठीक करे। पहले ये काम साधु संत करते थे, अब सबसे ज्यादा साधु संत ही गंदगी कर रहे हैं नदियों को। तो अब ये काम यूनिवर्सिटियों को दिए जा सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी की जिस टेरिटरी में जो नदी आती है, उस नदी को ठीक करने का काम वहां के शिक्षकों, विद्यार्थियों को विद्या की तरह
दिया जाना चाहिए। तो क्या कोई भी सरकार इन सुझावों पर काम करेगी? क्या कचरे और गंदे नालों के निस्तारण का कोई और उपाय किया जाएगा? नहीं पता। देश की राजधानी की ये तस्वीर भले देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नाक मुंह से कोड़ने को मजबूर कर दे, लेकिन भारत के उदय, नवनिर्माण और नंबर 1 बनाने की बात करने वाली सरकारों को शायद इससे फर्क पड़ता नहीं है। हम और आप कब से यमुना के ठहरे हुए गंदे पानी को देख रहे हैं, पॉलिथीन और कूड़े में उलझी यमुना की व्यथा को समझ रहे हैं और न जाने कब तक देखते समझते रहेंगे। फिलहाल जवाब के नाम पर हाथ में सिर्फ वादे हैं जो हर 5 साल में दोहरा दिए जाते हैं। ये थी हमारी आज के दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी मुंबई से आई है। आज यहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक शुरू हुई। आप जानते हैं कि यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी में शामिल होते हैं और इनमें से हर साल 5 बदल जाते हैं। भारत इसी तरह 2021 में सदस्य बना और 2022 के अंत तक यूएनएससी में रहेगा। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले भारत ने यूएनएससी की एक ऐसी बैठक की मेजबानी की है जिसका प्रतीक महत्व काफी है। यूएनएससी के 15 मौजूदा और 5 होने वाले सदस्य देश काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक के पहले चरण के लिए मुंबई आए। बैठक से पहले सारे राजनयिक होटल ताजमहल पैलेस पहुंचे और 26/11 के आतंकी हमलों में शिकार हुए लोगों की याद में बने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संबोधन के साथ आधिकारिक कार्यक्रम शुरू हुआ। उन्होंने कहा, 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता आज भी सुरक्षित हैं, इन्हें सजा नहीं हो पाई है। सुरक्षा परिषद कई बार आतंकवादियों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाता क्योंकि राजनीति आड़े आ जाती है। डॉक्टर जयशंकर का इशारा किधर था ये सब जानते हैं। 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में सालों आज़ाद घूमता रहा। जब पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगने की नौबत आई तब जाकर दिखावे की कार्रवाई हुई। फिर भी जब भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को यूएन द्वारा प्रतिबंधित करवाने की कोशिश करता है, चीन वीटो लगा देता है। आज से 10 दिन पहले की बात है, माफ कीजिए। भारत और अमेरिका लश्कर तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादी शाहिद महमूद को यूएन द्वारा प्रतिबंधित करवाना चाहते थे, लेकिन चीन ने ऐसा होने नहीं दिया। 4 महीनों में चौथी बार चीन एक पाकिस्तानी आतंकवादी के समर्थन में तब उतरा था। भारत के पास चीन के इस पैंतरे का तोड़ नहीं है, लेकिन वो आज जैसी बैठकों में इन बातों को रेखांकित कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने चीन की बखिया जरूर उधेड़ सकता है और यह काम डॉक्टर जयशंकर ने कर दिया। रही बात आज वाली बैठक के मुख्य एजेंडे की, तो जब बातचीत का दौर खत्म हो जाएगा तब एक दस्तावेज निकाला जा सकता है। विशेषज्ञ मान के चल रहे हैं कि इससे पहले जिस तरह टेरर फंडिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे, वैसे ही कदम इस बार तकनीक को लेकर उठाए जा सकते हैं ताकि उन्नत तकनीक तक आतंकियों की पहुंच पर लगाम लगे। हरियाणा के सूरजकुंड में आज पूरे देश से गृह मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी जुटे। मकसद था कानून व्यवस्था और पुलिसिंग पर विचारों का आदान प्रदान। अगर आपको भारतीय राजनीति का क ख ग मालूम है तो आप जानते होंगे कि मजबूत समझे जाने वाले मुख्यमंत्री गृह विभाग हमेशा अपने पास रखते हैं। कुछ मिसालों पर आप गौर कर लीजिए। असम हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, राजस्थान अशोक गहलोत, बिहार नीतीश कुमार, केरल पिनरई विजयन और पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी। सीएम भी है नेताजी और एचएम भी, होम मिनिस्टर भी। अब बस ये मत पूछिएगा कि कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री गृह मंत्री नहीं है। लिस्ट दिखाने का तात्पर्य यह था कि गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर एक तरह से मुख्यमंत्रियों का चिंतन शिविर हो जाता है, क्योंकि गृह मंत्री वही होते हैं। और ये वजन देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा को संबोधित किया। क्या कहा, सुन लीजिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ ना कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी
उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। फेक न्यूज पर चिंता जाहिर करने के साथ प्रधानमंत्री ने एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पर विचार करना चाहिए, एक और वन। चूंकि भारत में कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया कि वो इस विचार को किसी पर थोपना नहीं चाहते, बस राज्यों को इस पर विचार कर लेना चाहिए। 5, 50 या 100 सालों में ऐसा हो भी सकता है, विचार है। तीसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स माने वहां की लोकसभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर हमला हुआ है। पेलोसी दंपत्ति का घर कैलिफोर्निया में है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात भारतीय समय के अनुसार घर में सेंधमारी हुई। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमले के पीछे मकसद को लेकर पूछताछ हो रही है। हमले के वक्त नैन्सी घर पर नहीं थी। यह था आज का दी ललन टॉप शो, लेकिन चलने से पहले एक निवेदन और। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम कई दिनों से ललन टॉप ऐप पर क्विज लॉन्च करने की कोशिश में थे। हम एक क्विज फाइनली 26 अक्टूबर की रात 9 बजे ऐप पर खिलवाना शुरू कर चुके हैं इस तारीख से। याद रखिए, क्विज आप सिर्फ ऐप पर ही खेल सकते हैं। ये क्विज हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे खेली जाएगी और आप ज्ञान के साथ जीत सकते हैं 100 रुपये, और ये 100 रुपये का इनाम मिलेगा पूरे 50 लोगों को। तो अगर आपने अब तक के ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए। आपको दोनों तरह की डिवाइसेस, एप्पल या एंड्रॉयड, दोनों पे आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप खेल सकते हैं क्विज। ज्ञान बढ़ेगा और बटुए का वजन भी। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इस कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।